चलिए आज हम लोग देख लीजिए आगे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं क्लास 9वां क्लास का। आप लोग 9वां क्लास के बच्चे हैं? यस सर। आवाज सबकी नहीं आई। आप लोग 9वां क्लास में हैं? यस सर। हाँ, अब सब जगह आवाज गई। तो अभी 9वां क्लास में हम लोगों ने 4 चैप्टर समाप्त कर लिया बायोलॉजी में। पहला चैप्टर का नाम था कोशिका, दूसरा चैप्टर का नाम था उत्तक, तीसरा चैप्टर का नाम था जीवों में विविधता और चौथा चैप्टर का नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हम लोग सभी रोगों के बारे में भी पढ़ लिए, उसका इलाज के भी बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग अब नया शुरू करेंगे खाद्य संसाधन पौधे। 2 चैप्टर और बचे हैं, एक तो है खाद्य संसाधन पौधे और एक तो खाद्य संसाधन पशु, है कि नहीं? तो अभी हम लोग अध्याय 5 चलेंगे, जिसका नाम है खाद्य संसाधन क्या चीज? पौधे। जरा सा समझ लीजिए इस मैटर को। खाद्य का मतलब जो ऐसा चीज जो खाने वाला हो, और संसाधन का मतलब चीज, है कि नहीं? खाने वाला चीज 2 चीज है, या तो हम माने पशुओं से प्राप्त चीजों को खाते हैं, या नहीं तो पौधों से प्राप्त चीजों को खाते हैं, है कि नहीं? जैसे अगर आप चावल, दाल, रोटी वगैरह ये सब खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये सब चीजों की प्राप्ति किससे होती है? पौधों से होती है। लेकिन जैसे ही आप अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, आप जो है से मीट, मुर्गा, मछली खाते हैं, या हम लोग जो है से अन्य प्रकार का उनसे जो पदार्थ निकलता है उसको खाते हैं, जैसे दूध, है कि नहीं? तो जानवरों से भी प्राप्त होता है। तो ये सब सारे चीज किससे प्राप्त होते हैं? पशुओं से। तो हम लोग अपने भोजन के लिए 2 चीजों पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? एक तो पौधों पर और दूसरा पशुओं पर। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग इसको दोनों चीजों को पढ़ लेना है। खाद्य संसाधन पौधा भी पढ़ लेना है और खाद्य संसाधन पशु को भी पढ़ लेना है, समझे कि नहीं? तो 5वां चैप्टर में है खाद्य संसाधन पौधे और 6ठा चैप्टर में है खाद्य संसाधन पशु। लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी है, जीव जंतु, वह तो पूर्णतः निर्भर है किस पर? पौधों पर ही निर्भर है कि नहीं? पौधों पर ही निर्भर है। तो ज्यादा मात्रा में हम लोगों के यहाँ मैंने शाकाहारी जीव जंतु ही हैं, है कि नहीं? जैसे आप प्रत्येक दिन है ना मीटे मुर्गा मछली खा करके नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि आप 365 दिन है ना चावल, दाल, रोटी, है ना सब्जी, ये सब चीज खा करके आप लोग रह सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन संसाधन में हम लोगों का दोनों जरूरी है। जैसे दूध वगैरह है, तो दूध ऐसा है कि कोई ऐसा घर है जहां दूध नहीं जाता होगा? सब जगह दूध है ना? दूध की जरूरत है, और दूध की प्राप्ति किससे होगी? जानवर से ही होगी। तो पशु भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पौधों के बारे में। तो चलिए खाद्य संसाधन पौधे को देख लेते हैं, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें ज्यादातर लिखना है, आधा भूगोले ये सब है कि नहीं? इसमें ज्यादा लिखना है, साइंस कम है ना? आर्ट्स इसमें ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे कि सभी जीवों को जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए, सभी जीवों को, है ना, किसको? सभी जीवों को जैविक क्रियाओं के, जैविक, आप लोग भी नहीं तो लिखते चलिए, है ना, जैविक क्रियाओं के क्योंकि लिखना इसमें बहुत ज्यादा है ना? सफल संचालन के लिए, सफल संचालन के लिए, है ना, भोजन, सफल संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। हमारा जो है देखिए वृद्धि और विकास के लिए, है ना, या कोशिकाओं के ठीक रखने के लिए, या शरीर के ऊतक को, है ना, टूट फूट की मरम्मत के लिए, इन सारे चीजों के लिए किसकी जरूरत है ना? या जीव द्रव्य के संश्लेषण हेतु पौधों की आवश्यकता है ना? भोजन की आवश्यकता, और यह भोजन की प्राप्ति कहां से होगी? पौधों से होगी। तो ये सब बातों को लिखिए। भोजन की आवश्यकता है, लिख लिए कि नहीं लिख लिए? हमारी वृद्धि और विकास के लिए, लिखते चलिए आप लोग भी। हमारी वृद्धि और विकास के लिए, हमारी वृद्धि और विकास के लिए शरीर
के ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए जीव द्रव के संश्लेषण हेतु, जीव द्रव्य के संश्लेषण हेतु, देख रहे हैं ना, जीव द्रव्य के संश्लेषण हेतु तथा अन्य कार्यों के लिए, तथा अन्य कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। भोजन क्या है? जरूरी है। भोजन जरूरी है, समझे कि नहीं? और भोजन से हम लोगों को क्या प्राप्ति मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, यही सब ना प्राप्ति होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। लिखिए, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, है ना, खनिज लवण, जल, विटामिन इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, समझे कि नहीं? और अति भोजन के लिए, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बताओ, भोजन के लिए हम लोग पौधे और पशु दोनों पर निर्भर हैं। दोनों पर निर्भर हैं, हम लोग दोनों पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा इस मैटर को। आपने क्या देखा? हमको भोजन की जरूरत क्यों है? हम लोग भोजन क्यों करते हैं? तो शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, या हमारे शरीर में जो कोशिका या ऊतक है उसके टूट फूट की मरम्मत के लिए, है ना, हम अपने शरीर की वृद्धि के लिए, हमारा शरीर के सभी अंग सही से काम करें, इसके लिए जीव द्रव्य है हमारे कोशिकाओं के अंदर में, उसके संश्लेषण के लिए हमको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? है ना, भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करेगा। और इसके लिए हम दो चीजों पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? पौधे और पशुओं पर। और इन भोजन से हमको मिलता क्या है? तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, है ना, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन, शरीर में और अत्यधिक चार्मिंग के लिए जो है से वसा, है ना, सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन, है ना, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल, खनिज, है कि नहीं? खनिज क्यों जरूरत है भैया? तो हड्डी को मजबूत करने के लिए किसकी जरूरत है? खनिज की जरूरत है कि नहीं? हमारी मांसपेशियों को सही ढंग से कार्य करने के लिए किसकी जरूरत है? खनिज लवण की जरूरत है। तो प्रत्येक चीजों की आवश्यकता होती है, जो हमें कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। आगे समझ में? तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो अगला जो हम टॉपिक देंगे इसी के आधार पर देंगे। देखिए क्या देंगे टॉपिक? तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा, वो टॉपिक होगा कि भोजन के लिए पौधे पर मानव की निर्भरता, है ना, भोजन के लिए है ना, पौधों पर मानव की निर्भरता, मानव की निर्भरता। देखिए इस मैटर को समझ लीजिए, है ना। यहां दो तरह के जीव हैं, एक है स्वपोषी और एक है परपोषी। अगर हम स्वपोषी बोले तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पादप आएंगे। स्वपोषी बोले तो इसको मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉप। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स। और स्वपोषी में वही लोग आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। जो अपना भोजन कौन बनाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, स्वयं बनाते हो, वो सब क्या हो जाएंगे? स्वपोषी। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो,
पेड़ पौधे बोले तो पादप, पेड़ पौधे बोले तो क्या चीज, पादप। पादप जगत के सभी लोग क्या है, स्वपोषी हैं। और दूसरा है परपोषी, जो इन पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है, जो अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर है, दूसरे जीवों पर निर्भर है। तो लिखेंगे जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है, इसको कहते हैं परपोषी, को अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। तो इसमें भी इस बात को लिख देंगे कि जो भोजन के लिए, जो भोजन के लिए, है ना, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, वो हो गए परपोषी। और इसमें जितना भी जीव जंतु है सब आ जाएगा, है कि नहीं, जीव जंतु सारे लोग आ जाएंगे। इसी में मनुष्य भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मनुष्य भी। हम लोग भी, है ना, भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से इतना हम लोग टॉपिक देख लिए। अब देख लीजिए, हम लोगों को देखिए, भोजन के लिए तो पशु पर भी हम निर्भर हैं और पौधे पर भी निर्भर है। लेकिन आप याद रखिए, मानव जो पौधे से प्राप्त करते हैं हम लोग भोजन, है ना, जो मानव जो है से भोजन प्राप्ति करते हैं पौधे से, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। और उस चीज की प्राप्ति के लिए, है ना, शाकाहारी जो है ना, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं। क्या करते हैं, कृषि। कृषि करके चावल दाल गेहूं सबका उत्पादन करते हैं। और उत्पादन ही नहीं करते हैं बल्कि उसका भंडारण करते हैं। आपको इस बात को पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में जितने भी हम लोगों की जो आबादी है, वह आबादी कम से कम उसको एक साल में 250 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ती है। कितना टन, 250 मिलियन टन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर कितना लाख, 10 लाख। और हमको चाहिए 250 मिलियन टन एक वर्ष में पूरे भारत के लोगों को खिलाने के लिए। तो उसके लिए हमको कृषि करना पड़ेगा ना जी। उसकी प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कृषि। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, अभी की जो आबादी है और पहले की आबादी में बहुत अंतर है। पहले की आबादी बहुत कम थी। पहले की आबादी क्या थी, बहुत कम थी। आज की आबादी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या उसके हिसाब से, है ना, आपके जो है खेत वगैरह बढ़े हैं, नहीं। तब क्या किया जाएगा, बल्कि और हम लोग खेती वाले जमीन पर घर मकान बना लिए हैं। हम लोग खेती वाले जमीन पर ही क्या बना लिए हैं, घर मकान बना लिए हैं। तो इससे खेतों की संख्या कमी है, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन भोजन की जरूरत सबको है। तो ये 250 मिलियन टन अनाज की उपज कैसे होगी, तो 250 मिलियन टन अनाज की उपज होगी, है ना, उन्नत किस्म के बीजों से, है ना, नए प्रकार का हम लोग अगर टेक्निक का इस्तेमाल करके कम खेत में ज्यादा अनाज की उपज करने की क्षमता रखेंगे, तभी ना इसकी पूरा होगी। अच्छा अभी देखिए, अभी हम लोगों के यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है। 10 साल में ही आबादी रहेगा, निश्चित है कि बढ़ जाएगा, 140 से 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो फिर आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या भारत का क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, भारत का क्षेत्रफल जो है वही रहेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो यही ना टेक्निक लगा रहे हैं कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन कर सके, है कि नहीं। और इसके लिए हम लोग वैज्ञानिक सहारा ले रहे हैं, वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे फसल उत्पादन। क्या पढ़ लेंगे, फसल उत्पादन। अगला टॉपिक है फसल उत्पादन। अगला टॉपिक क्या है, फसल उत्पादन। फसल उत्पादन देख लीजिए। फसल उत्पादन, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए हम लोगों को पौधों को उपजाना फसल उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल उत्पादन। तो इसको लिख लीजिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए पौधों को उपजाना, पौधों को उपजाना फसल उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल उत्पादन कहलाता है। और अगर हम लोग देखें, है ना, तो पोषक तत्वों के अनुसार, पोषक तत्वों के अनुसार अगर हम लोग देखें
तो 3 मुख्य वर्गों में फसलों को बांटा गया है। कितने मुख्य वर्गों में? 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक है जो ऊर्जा प्रदान करती है वैसे फसल, एक जो है, जो पहले तो हो गया कि जो ऊर्जा हम लोगों को दे, एक ऐसे फसल है जिसको, एक ऐसे पौधे हैं जिसको खाने के बाद हमारे शरीर में जो कोशिका या ऊतक है जो टूट फूट जाते हैं उनकी मरम्मत हो, ऐसे हम लोगों को भी है ना पौधे चाहिए। और तीसरा जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं को सुरक्षित रखने वाले, है कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आएंगे उनको भी पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्वों के अनुसार, इसलिए हम बता रहे हैं पोषक तत्व, जैसे सभी पौधे में एक ही तरह का पोषक तत्व नहीं मिलता है। जैसे आप चावल खाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वही आप है ना जब दाल खाइएगा तो प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो सब पोषक तत्व अलग अलग है ना। तो पोषक तत्वों के आधार पर, मैंने पहले ही कहा, पोषक तत्वों के आधार पर फसल को कितने भागों में हम बांट रहे हैं? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। तो इस बात को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि पोषक तत्वों के अनुसार, पोषक तत्वों के अनुसार, पोषक तत्वों के अनुसार फसलों को है ना कितना भाग में? 3 मुख्य वर्गों में, 3 मुख्य वर्गों में है ना, 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले, है ना, ऊर्जा प्रदान करने वाला या करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं जिससे हम लोगों को खाने के बाद तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो देखिए, आप जैसे चावल खाते हैं, क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, है ना, चावल खाइए, गेहूं खाइए, मक्का खाइए, मकई मने मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ये सब खाइए तो आपको तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्यों भाई? तो इन सभी से क्या चीज की प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की। इन सभी से क्या चीज की प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है टूट फूट की मरम्मत करने वाली, टूट फूट की मरम्मत करने वाली। तो टूट फूट की मरम्मत करने वाली कौन कौन से फसलें हैं? तो टूट फूट की मरम्मत करने वाली है, देखिए ये चना, अरहर, मूंग, मसूर, देख रहे हैं ना, यानी कि जितना भी दलहन है सब, जितना भी दलहन है सब। क्यों भाई? तो हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सबसे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन ही हमारे शरीर के अंदर में कोशिकाओं या ऊतकों की टूट फूट को ठीक करता है। समझे कि नहीं? और तीसरा है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो सुरक्षा करने वाला कौन? सुरक्षा करने वाला। सुरक्षा करने वाला कौन हो जाएगा? तो आप जब विटामिन खाते हैं, खनिज लवण खाते हैं, वो सब पौधे, है ना, विटामिन तथा खनिज लवण वाले पौधे, खनिज लवण की जिनसे प्राप्ति होती है ना। तो विटामिन तथा खनिज लवण किससे प्राप्त होगा? तो यह आपको 2 चीजों में मिलेगा, या तो फल खाइए, नहीं तो फिर सब्जी खाइए, है कि नहीं? आपको क्या खाना पड़ेगा इसके लिए? फल खाइए एवं सब्जी खाइए। फल एवं सब्जी में आपको विटामिन और खनिज की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? वैसे हम आपको बता दें कि ऊर्जा की प्राप्ति आपको तेलहन वाले भी जितने भी पदार्थ हैं उसको भी खाने से मिलता है। ऊर्जा की आपको प्राप्ति जो है तेलहन पदार्थों से भी होती है। तेलहन बोले तो जिससे वसा की प्राप्ति होगी, जिससे क्या चीज की प्राप्ति होगी? वसा की प्राप्ति होगी। जैसे सूर्यमुखी, बादाम, ये सब जो है से जिससे वसा की प्राप्ति हो, है कि नहीं? तो आदमी, आप लोग समझ लिए क्या चीज कि देखिए हम लोग किस पर निर्भर हैं? पौधे पर, है ना। हम लोग किस पर निर्भर है? मनुष्य किस पर निर्भर है? तब मनुष्य, देखिए मनुष्य निर्भर है पौधे पर, और पौधे किस पर निर्भर हैं? सूर्य पर। किस पर निर्भर है? सूर्य पर।
क्योंकि पौधे क्या है, स्वपोषी जीव हैं, और स्वपोषी जीव क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करेंगे, जब सूर्य का उदय होगा तब करेंगे। यानी कि शाकाहारी जंतु जो है, मनुष्य बोले तो कौन, मनुष्य के अलावा लिख दीजिए शाकाहारी। शाकाहारी जो जंतु होते हैं वह पूर्ण रूपेण किस पर निर्भर है, पौधे पर, और पौधे किस पर निर्भर है, सूर्य पर। आगे समझ में। तो हमारे जैव मंडल में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, समझे कि नहीं। भोजन की प्राप्ति के लिए भी इनका होना बहुत जरूरी है। अब देख लीजिएगा फसल मौसम, फसली मौसम देख लेंगे। फसल मौसम क्या है कि हमारे भारत में 3 तरह के ऋतुएं प्रसिद्ध हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो क्या हर एक मौसम में हर एक फसल उगाए जा सकते हैं, कभी नहीं। हर एक मौसम में हर एक फसल कभी भी उगाए नहीं जा सकते हैं, है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ 3 तरह की फसलें होती हैं मौसम के आधार पर। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, और तीसरा होता है ग्रीष्म फसल। और खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल कौन कौन होते हैं, जरा इसको हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़े। अभी हम लोग देखेंगे फसल मौसम, मौसम के आधार पर फसल। समझे कि नहीं। तो देखिए विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए, फसलों की खेती के लिए क्या है, अलग अलग, है ना, कैसे, अलग अलग जलवायु संबंधी, जलवायु संबंधी, है ना, जलवायु संबंधी परिस्थितियों की जरूरत होती है, परिस्थितियों की जरूरत होती है, परिस्थितियों की जरूरत होती है कि नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि भारत में मौसम के अनुसार 3 प्रकार की फसलें हैं। भारत में मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं, 3 प्रकार की मुख्य फसल हैं, मुख्य फसल हैं। कौन कौन 3 प्रकार की फसल है, तो अभी हम लोगों ने किया था खरीफ फसल। कौन सा फसल, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल किसे कहेंगे, है ना। तो यह फसल या वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब, वर्षा जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिसको पानी की क्या होती है, ज्यादा जरूरत होती है। और हम लोगों के यहाँ पानी सबसे ज्यादा कब मिलता है, बरसात ऋतु में मिलता है, वर्षा ऋतु में मिलता है। तो लिखेंगे यह फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। यह फसल कहां उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। जैसे कौन कौन सी फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, धान, क्या उगाया जाता है, धान, ज्वार, बाजरा, देख रहे हैं ना। इसके अलावा और क्या चीज, मकई, कपास, ईख, जिसको आप लोग गन्ना भी कहते हैं, केतारी भी कहते हैं देहाती भाषा में, है कि नहीं। ये पौधे वर्षा ऋतु में कब, तो देखिए ध्यान से, इसे, है ना, जून जुलाई में, जून का महीना हो या जुलाई का महीना हो, कभी कभी अगस्त में भी हो जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। और नवंबर दिसंबर में, है ना, कब, नवंबर दिसंबर में, है ना, क्या किया जाता है, फसल की कटाई की जाती है, फसल की कटाई की जाती है। अभी देखिएगा हम लोगों के यहाँ
अभी जो है से कटनी लगा हुआ है कि नहीं? कौन महीना चल रहा है? नवंबर। किसकी कटनी लगा हुआ है? धान। धान से किस चीज की प्राप्ति होगी? चावल। तो वही लिखे ना, धान यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो ये धान क्या हो गया? खरीफ फसल। धान क्या हो गया? खरीफ फसल। धान, ज्वार, बाजरा, कपास, ईख, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल बोले तो जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। जून जुलाई के महीने में हम लोग बो देते हैं और नवंबर दिसंबर के महीने में उसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खरीफ फसल। अब दूसरा कौन सी फसल है? तो रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। तो रबी फसल में क्या करते हैं? जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। कब? शीत ऋतु में। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? रबी फसल बोला जाता है। रबी फसल कहा जाता है। रबी फसल कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो रबी फसल में क्या आता है? गेहूं, चना, है ना, सरसों, है ना, यही सब ना आता है जी। और क्या आता है रबी फसल में? आपको देखिएगा मटर, आलू, गोभी, वही केरौए के मटर कहते हैं, है कि नहीं? सब्जी भी आता है। तो ये सब चीज जो है से क्या है? रबी फसल में आएंगे। इनकी बुआई कब की जाती है? तो इनकी बुआई जो है अभी हो जाएगी। इनकी बुआई अक्टूबर माह में। कब? अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में, है ना? कब? अक्टूबर माह में। और एवं कटाई कब की जाती है? एवं कटाई मार्च महीने में। कब? मार्च महीने में की जाती है। मार्च महीने में की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। एक आता है ग्रीष्म फसल। एक क्या आता है? ग्रीष्म फसल। ग्रीष्म फसल उसको बोलते हैं जहां सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसका उपलब्धता होता है ना? जहां पे सिंचाई की उपलब्धता है तो गर्मी के भी मौसम में हम लोग, है ना, एकदम ठीक गर्मी के भी मौसम में, है ना, जून से भी पहले अप्रैल मई में जो है हम लोग उसको रोप देते हैं या बो देते हैं। समझे कि नहीं? वे फसलें जिन्हें, है ना, वे फसलें जिन्हें गर्मी के दिनों में, कब? गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? उगाया जाता है। उगाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्म फसल कहते हैं। उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे देखिएगा कहीं कहीं जो है धान वगैरह बो दिया जाता है। धान भी है, मकई भी है, मूंगफली भी है, मूंगफली भी है, मूंग भी है कि नहीं? आलू है, ये सबको लगाया जाता है कि नहीं? या दलहन भी है, इसमें आ सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? तो देखिए ध्यान से, ये वहां बोए जाते हैं जहां सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गर्मी के महीने में। समझे कि नहीं? तो यहां लिख देते हैं कि ये है, कुछ बात है क्या? तो ये वहां बोए जाते हैं, ये वहां बोए जाते हैं जहां सिंचाई का भरपूर साधन हो। जहां ग्रीष्म में भी सिंचाई का भरपूर साधन हो। भरपूर क्या हो? साधन हो। भरपूर क्या हो? साधन हो। ये वहीं पे लगाए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब भैया देखिए, बढ़ती हुई आबादी को माने भोजन चाहिए। बढ़ती हुई आबादी को क्या चाहिए? भोजन। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। जनसंख्या में कमी होने वाला नहीं है। लेकिन दो चीजें होंगी, खेत की संख्या कमती जाएगी। क्यों भाई? जनसंख्या बढ़ेगा तो जहां आपको माने भोजन चाहिए तो वहां घर भी चाहिए उनको,
और घर बनाने के लिए हम लोग आज कहाँ घर बना रहे हैं? तो आप चले जाइए सभी देहाती इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों में, उस जगह पर घर बनाए जा रहे हैं जहां पहले खेती होती थी। यानी कि आप खेत को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप खेत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दो स्थिति है आपके सामने। क्या स्थिति है? जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रहा है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत का जो खेत है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वह क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इधर खेत भी घट रहा है और आबादी भी बढ़ रही है। उसको भोजन कैसे कराएंगे? उसको भोजन कैसे कराएंगे? तो इसके लिए है फसल के उत्पादन में आपको वृद्धि करना होगा। फसल के उत्पादन में क्या करना होगा? वृद्धि। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे फसल उत्पादन में वृद्धि। क्या पढ़ेंगे? फसल उत्पादन में वृद्धि। लिख रहे हैं ना सब? दिखा रहा है? फसल उत्पादन में वृद्धि को देख लेंगे। देख लीजिए 60 के दशक में, अभी के नहीं, 1960 से की बात बता रहे हैं, 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद है कि नहीं, 2006 तक, कब तक? 2006 तक, है ना, भारत की कृषि भूमि में लगभग 25% की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। लेकिन 2006 से लेकर के 2025 तक के अगर हम लोग आकलन को देखें तो यह वृद्धि घट करके लगभग 10% पर ही रह गई। अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया ना, कितना प्रतिशत तक रह गई? 10% तक रह गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो 1960 की तुलना में अभी की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 गुना की वृद्धि हुई है। कितना गुना की वृद्धि हो गई? 4 गुना की वृद्धि हो गई। और 4 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन क्या हम लोगों के यहाँ खेती उस मुताबिक से बढ़ा? नहीं, घटा। तब हम लोगों ने क्या किया? उन लोगों के भोजन के लिए, है ना, सभी जीवों के भोजन के लिए, सभी मनुष्यों के भोजन के लिए, बढ़ती हुई आबादी के भोजन के लिए हम लोगों ने उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके, साथ ही वैज्ञानिक तरीकों से खेती करके, फसलों की देखभाल करके, बहुत सारे कारणों के द्वारा हम लोग यह संभव कर पाए कि पूरी आबादी को भोजन की प्राप्ति हो गया है कि नहीं। और इसके लिए हम लोगों को क्या है? तो इसके लिए, है ना, जो गतिविधि है फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो गतिविधि है, उसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के गतिविधि को अपनाया। कौन कौन गतिविधि को अपनाया? तो पहला, फसलों की किस्मों में हमने सुधार किया। हम लोगों ने क्या किया? फसलों की किस्मों में सुधार किया। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया? फसल उत्पादन प्रबंधन किया। और तीसरा, हम लोगों ने क्या काम किया? फसल सुरक्षा प्रबंधन किया, करवाया। अच्छा, प्रबंधन करवाया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे फसल उत्पादन में वृद्धि, तो लिखेंगे 60 के दशक में। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के बाद से 2006 तक, 2006 तक भारत की कृषि भूमि में, लिखते जाइए, भारत की कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई। 25% की क्या हो गई? वृद्धि हुई। 2006 से 2025 तक, माने अब तक, 2025 तक, यह 25 तक यह वृद्धि घटकर, यह वृद्धि क्या हुआ? घटकर कितना रह गई? 10% रह गई। कितना रह गई? 10% तक रह गई। तथा 1960 की तुलना में है ना, 1960 की तुलना में अन्न की पैदावार, अन्न की पैदावार 4 गुना बढ़ी।
4 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है। यह वृद्धि कृषि में उन्नत किस्म की बीजों के उपयोग, बीजों का उपयोग, है ना, उपयोग, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग तथा वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, है ना, वैज्ञानिक तरीकों से फसलों की देखभाल, फसलों की देखभाल, सुरक्षा आदि, सुरक्षा आदि कारणों से संभव हुई है। आदि कारणों से संभव हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए देखिए ध्यान से, फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक गतिविधियों को, आवश्यक गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। बांटा जा सकता है, कर दीजिए, निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, फसल किस्मों में, है ना, फसल किस्मों में सुधार। दूसरा, दूसरा क्या है, फसल उत्पादन प्रबंधन। और तीसरा क्या है, तो फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये 3 काम ऐसे करने हैं जिससे हम लोगों के फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फसल की किस्मों में सुधार। पहला क्या पढ़ेंगे, फसल की किस्मों में सुधार। आपको क्या करना होगा, पहले से तरीका को बदलना होगा और उसके किस्म में क्या करना होगा, सुधार करना होगा, ताकि कम जगह में ज्यादा खेती हो सके, ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके। तो लिखेंगे अच्छे उत्पादन के लिए फसल की किस्म, अच्छे उत्पादन के लिए फसल की किस्म, अच्छे उत्पादन के लिए क्या है, फसल की किस्म क्या हो, समुन्नत होनी चाहिए, समुन्नत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समुन्नत होनी चाहिए। किसी फसल की, किसी फसल की नवीन समुन्नत किस्मों को नवीन समुन्नत किस्मों को विकसित करने हेतु, है ना, विकसित करने हेतु प्रथम प्रजातियों के मध्य, प्रथम प्रजातियों के मध्य, है ना, क्या होना होगा, तो कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर, कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक संख्या नवीन प्रजाति की, एक संख्या नवीन प्रजाति की
माने नया प्रजाति की, है ना, विकसित करने को विकसित करने को हम क्या कह सकते हैं? पादप संकरण कहते हैं। पादप संकरण कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जो पुरानी विधि से हम लोग जो बीज का इस्तेमाल करते थे उसको नए किस्म के साथ प्रजनन करा करके नए प्रकार का हम लोग बीज का निर्माण करेंगे, है कि नहीं? तो ये करना पड़ेगा। और क्या है इसके बाद देख लीजिए, इसके फल स्वरूप प्राप्त, है ना, इसके फल स्वरूप प्राप्त फसल की किस्म को, है ना, फसल की किस्म को संकर कहते हैं। संकर बोले तो हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। जो हम लोग प्राप्त करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। संकर किस्म के फसलों, संकर किस्म के फसलों, संकर किस्म के फसलों के विभिन्न उपयोगी, है ना, विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन, उसका गुण क्या होगा? उच्च उत्पादन, कम लागत, उत्पादन की गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता, है ना, उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि होता है, समझे कि नहीं? यानी कि जो भी पौधे उगाए जाएंगे नए किस्म के बीज वाले, वो क्या होंगे? तो वो उच्च उत्पादन वाले होंगे, कम लागत में उपजेंगे, उत्पादन की गुणवत्ता उसमें होगी, उर्वरक के प्रति क्या होगा? अनुरूपता होगी, मैंने ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, रोग उसमें कम लगेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसके अंदर में, किसमें? जो हम लोग हाइब्रिड तैयार करेंगे उसमें, है कि नहीं? तो चलिए यहां तक हो गया। और इसको कैसे हम लोग करते हैं तो देखिएगा, एक पौधे में डीएनए जो उसका होता है, उस डीएनए के जीन को, है ना, दूसरे पौधों में प्रतिरोपित करते हैं। दूसरे पौधे में क्या करते हैं? प्रतिरोपित, है ना, प्रतिरोपित कर भी क्या करते हैं? फसलों की नई प्रजाति, है कि नहीं, या किस्मों को है ना, विकसित किया जाता है, है कि नहीं? हम लोग ऐसे भी किस्मों को विकसित करेंगे। अब देख लीजिए क्या इसका लाभ होगा, जब हम लोग उन्नत किस्म के फसल के समुन्नत किस्मों को हम लोग पैदा करेंगे, तो उनसे कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनसे क्या क्या लाभ होगा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अगला देख लीजिए। तो क्या देखेंगे? फसलों को समुन्नत किस्मों के गुण और लाभ। फसलों के समुन्नत किस्मों के गुण और लाभ, क्या क्या लाभ मिलेगा देखिए जरा सा। हम लोग जब हाइब्रिड बना लेंगे, है ना, ऐसा बीज लगा लेंगे कि जो कम ही जगह में बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन कर सके, उसमें हमको उर्वरक कम लगेगा,
है ना, उसमें सिंचाई की व्यवस्था कम होगी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मैंने जल्दी रोग नहीं होगा उसमें, तो इसका क्या लाभ है? तो सबसे देखिए, सबसे पहला तो बात होगी कि उच्च उपज होगी इसकी। इसकी उपज कैसी होगी? उच्च उपज होगी। उच्च उपज का मतलब अधिक पैदावार होगी। क्या होगी? अधिक पैदावार होगी। एक लाभ हो गया, अधिक पैदावार होगी। और दूसरा लाभ देख लीजिए, तो दूसरा लाभ है पूर्व परिपक्वता। पूर्व परिपक्वता, पूर्व परिपक्वता का मतलब क्या हो गया, है ना, संकर किस्मों के फसल जो होते हैं वह क्या होते हैं, फसल जल्दी ही तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? हम जितना समय लेता है ये सब फसल पौधे तैयार होने में, है ना, तो इसके जो बीज होंगे, इससे जो फसल बनेगा वह कम समय में ही पक उग जाएगा, है कि नहीं? तो वही कहता है कि पूर्व परिपक्वता आ जाएगी, यानी कि संकर किस्मों के फसल, संकर किस्मों के फसल क्या होंगे, तो जल्दी ही तैयार हो जाते हैं, जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। और क्या लाभ है? तीसरा लाभ इसका क्या है सर? तो तीसरा लाभ है खाद का बेहतर असर होता है। खाद का बेहतर असर होता है, ये हो गया मेरा तीसरा लाभ। चौथा क्या लाभ होगा? तो चौथा लाभ होगा वांछित गुणों की उपलब्धता। वांछित गुणों की उपलब्धता, वांछित गुणों की उपलब्धता। वांछित गुणों की उपलब्धता कैसे होगी? तो देखिए, रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा होगा, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कि रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। साथ ही दलहन पौधे में, दलहन पौधे में प्रोटीन की बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। आ गया? और क्या इसका लाभ है? तो इसका लाभ है कि बौनी प्रजाति होगी, है कि नहीं? कैसी प्रजाति? बौनी प्रजाति। बौनी प्रजाति के मतलब कि क्या, अनाज ज्यादा निकलेगा लेकिन पौधे का, है ना, छोटी ही रहेगा। बौनी प्रजाति, बौनी प्रजाति काफी मजबूत होती है, इसीलिए बौनी प्रजाति काफी मजबूत होती है, काफी मजबूत होती है। छठा, छठा क्या इसका? ये हो जाएगा, है ना, तो विस्तृत अनुकूलन होगा, विस्तृत अनुकूलनशीलता होगी इसमें, विस्तृत अनुकूलनशीलता। ये सर क्या है? तो देख लीजिए, विशिष्ट अनुकूल माने समुन्नत किस्म भिन्न भिन्न वातावरण में भी अनुकूल होगी, है कि नहीं? समुन्नत किस्म भिन्न भिन्न वातावरण में, है ना, भिन्न भिन्न वातावरण में क्या होगी? अनुकूल होती है, अनुकूल होती है। सातवां फायदा देखिए इसका, सातवां फायदा क्या होगा, है ना? चाहे इतना ही रहने दीजिए ना। अच्छा, जब समुन्नत किस्मों के गुण और लाभ पढ़े तो कुछ ना कुछ तो हानि भी तो होगा ना, तो जरा सा इसके दोष और हानि को ही देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक लिख लेते हैं, समुन्नत किस्मों के, है ना, समुन्नत किस्मों के दोष और होने वाली हानि, होने वाली हानि। इससे कुछ लाभ होगा तो कुछ हानि भी होगा। सबसे पहले क्या होगा? तो भैया आपको जो पूंजी लगेगा वो ज्यादा लगेगा, उच्च कृषि निवेश होगा, उच्च कृषि निवेश, पूंजी ज्यादा लगेगा इसमें, पहला हानि हो गया। दूसरा, जब भैया बौना पौधा होगा तो पशुओं के लिए चारा कम निकलेगा, पशुओं के लिए चारा क्या हो जाएगा? कम, तो कम चारे की प्राप्ति होगी, कम चारे की प्राप्ति होगी। तीसरा क्या हानि हो जाएगा इससे? तो तीसरा हानि हो जाएगा,
है कि नहीं, खरपतवार नियंत्रण, है ना, खरपतवार नियंत्रण हम लोगों पर इसका पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण क्या हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण, माने खरपतवार का नियंत्रण करना ज्यादा आवश्यकता हो जाएगी, है ना, चूंकि समुन्नत किस्म के बीज होंगे, खरपतवार ज्यादा लगेंगे तो पर्याप्त मात्रा में न खाद मिल पाएगा, न सिंचाई मिल पाएगा, न सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, घाटा। तो ये चीज जो आप लोगों को समझना होगा। तो पहला तो खत्म हो गया, फसलों की किस्मों में सुधार जो पढ़ाए थे। अब हम लोग देख लेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन। क्या देख लेंगे, फसल उत्पादन प्रबंधन। आगे बढ़े, चलिए देखिए अब देख लेते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन, ये टोटल जितने भी बातें हमने लिखा है सब आपको आने वाले हैं, सब आपके बुक से ही ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फसल प्रबंधन उत्पादन प्रबंधन देख लीजिए। फसल उत्पादन के सफल प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए धन के साथ साथ सूचना प्रणाली को और जो नई तकनीक है उसके ज्ञान की आवश्यकता होती है, समझे कि नहीं। तो लिख लेते हैं इस चीज को कि फसल उत्पादन के फसल उत्पादन के सफल प्रबंधन के लिए, सफल प्रबंधन के लिए, है कि नहीं, सफल प्रबंधन के लिए धन के साथ है कि नहीं, सफल प्रबंधन के लिए क्या चाहिए, धन के साथ, ठीक है, धन के साथ क्या चीज की जरूरत है, तो आपको धन के साथ साथ सूचना, धन के साथ साथ सूचना और क्या चीज, नई तकनीकी का ज्ञान भी, नई तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता है, की भी आवश्यकता है, याद रखिए, है ना। अब आ जाता है पोषक प्रबंधन, इसी में देख लीजिए पोषक प्रबंधन क्या है, तो पोषक प्रबंधन को समझ लीजिए। तो पोषक प्रबंधन क्या है, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु, है ना, पौधों की वृद्धि एवं विकास होते, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु, क्या चीज हेतु, विकास हेतु, है कि नहीं, पौधों की कृषि वृद्धि एवं विकास हेतु, है ना, पर्याप्त मात्रा में पोषकों या पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लिखिए ना, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे इन पोषक तत्वों को, पौधे इन पोषक तत्वों को, है ना, पौधे इन पोषक तत्वों को किससे प्राप्त करते हैं, तो हवा, पानी, है ना, तथा मृदा से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं, क्योंकि भैया पौधों को भी पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो हवा द्वारा वे क्या क्या चीज की प्राप्ति करते हैं, देख लीजिए। तो हवा द्वारा वे प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और किसको, ऑक्सीजन को, दो चीजों की प्राप्ति करते हैं। वहीं पानी के द्वारा ये क्या क्या चीज की प्राप्ति करते हैं, तो पानी के द्वारा ये प्राप्त कर लेते हैं हाइड्रोजन को। आपसे पूछा जाएगा कि मृदा के द्वारा क्या प्राप्त कर लेते हैं, तो मृदे में तो सारा चीज है इन लोगों का, मिट्टी से तो सब चीज प्राप्त कर लेते हैं। मिट्टी द्वारा ये बहुत सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं, क्या 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 चीज का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, क्लोरीन की प्राप्ति, है ना, क्लोरीन कैल्शियम की प्राप्ति
मैग्नीशियम की प्राप्ति, गंधक की प्राप्ति, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 चीजों की प्राप्ति करते हैं। कितने चीजों की? 6 चीजों की प्राप्ति करते हैं। किससे? मृदा से। तो ये जो मृदा से जो प्राप्त किए, तो ये हो गया, जानते हैं क्या चीज से? बृहत पोषक तत्व। इसको क्या कहेंगे? बृहत पोषक तत्व। और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। जैसे देख लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या हो जाएगा? लोहा, कॉपर, और क्या चीज? जिंक, मैग्नीज, ब्रोमीन, यह सब की जो प्राप्ति होगी, या क्लोरीन, या मोलिब्डेनम, ये सब की जो प्राप्ति होगी, तो ये सब जो प्राप्त करेंगे, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए, आप मृदा से देखिए, बृहत पोषक के तौर पर ये वाला प्राप्त कर लिया, और सूक्ष्म पोषक के तौर पर ये चीज की प्राप्ति ये कर लेते हैं। तो ये इस बात को आप लोग समझ लिए। और आप देखिएगा, अधिक उत्पादन के लिए, अगर आपको उत्पादन अधिक चाहिए, और स्टार चिन्ह दे देते हैं, अधिक उत्पादन के लिए, ध्यान से समझिएगा, अधिक उत्पादन के लिए इन पोषक तत्वों को, है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में, है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करना आवश्यक है। आपूर्ति करना आवश्यक है, समझे कि नहीं? और अगर इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होगी, तो फसलों का उच्च उत्पादन नहीं होगा। तब इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन लोगों को सारे पर्याप्त पोषक चाहिए, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं खाद एवं उर्वरक, है कि नहीं? तो अब देख लीजिए, खाद और उर्वरक आप कुल मिला जुला करके समझ लीजिए, आपके यहां जो गनौरा है वही खाद है, और जो है ना बाजार से खरीद करके ले जाते हैं वह क्या है? बोरा में उर्वरक है। क्या है वो? उर्वरक है। आगे समझ में? लेकिन इसको अब ऐसे नहीं ना लिखेंगे, इसको समझेंगे। ये तो हम आपको ऐसी समझा दिए। जितना भी सड़ा गला आपके यहाँ जो है राख छाई वगैरह है, या गोबर उबर है, या जानवरों से या पेड़ पौधों की पत्तियों से, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अगर एक जगह जमा कर लिया, जहां तक कि आपका भी मल मूत्र अगर एक जगह जमा करके रखे हुए हैं, है ना, तो ये सब जितने भी आपके लिए खराब हैं, वही चीज पेड़ पौधों के लिए या मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को क्या कहते हैं? खाद। क्या कहते हैं? खाद। और जिसको वैज्ञानिक तरीकों से मशीन में तैयार किया जाता है, उसी खाद को हम लोग क्या कहते हैं? उर्वरक। समझे? तो लिखिए, खाद एवं उर्वरक में किसी खेत में लगातार कई वर्षों तक अगर एक ही फसल को अगर लगा रहे हैं, तो उसकी उर्वरता क्षमता क्या हो जाती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और उसी पर्याप्त क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना, हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? खाद वगैरह सब का इस्तेमाल करते हैं। लिखिए, किसी खेत में लगातार है ना कई वर्षों तक एक ही प्रकार की फसल, एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए तो उस खेत की मिट्टी में क्या हो जाता है? मौजूद पोषक तत्व घट जाएंगे। मौजूद पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और फसल की पैदावार भी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। फसल की पैदावार भी घटती जाएगी। फसल की पैदावार भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। फसल की पैदावार भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अतः मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों के
है ना, निरंतर पुनः पूरण करने के लिए आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। इस बात को भी लीजिए, घटती जाएगी, लिख लिए ना, क्या करते जाएगा, घटते जाएगा। अतः मृदा में है ना विभिन्न पोषक तत्वों को निरंतर पुनः पूरण, है ना, पुनः पूरण आवश्यक है। पुनः पूरण क्या है, आवश्यक है। इसके लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहला हो गया प्राकृतिक उर्वरक। देखिए ध्यान से, क्या हो गया, प्राकृतिक उर्वरक। और प्राकृतिक उर्वरक को हम लोग क्या कहते हैं, खाद। और दूसरा हो गया संश्लेषित या रासायनिक उर्वरक। संश्लेषित या रासायनिक उर्वरक, समझे कि नहीं, संश्लेषित या रासायनिक उर्वरक, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे प्राकृतिक उर्वरक। क्या देख लेंगे, प्राकृतिक उर्वरक। प्राकृतिक उर्वरक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद। तो इसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। प्राकृतिक उर्वरक एक प्रकार का प्राकृतिक में, है ना, प्राकृतिक पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। प्राकृतिक पदार्थ ही है जिसका निर्माण कैसे हुआ है ना, जंतु, पादप, है ना, इन सभी के अवशिष्ट पदार्थ से, इन सभी के अवशिष्ट पदार्थ से। तो लिखिए, प्राकृतिक उर्वरक, है कि नहीं, प्राकृतिक उर्वरक एक प्राकृतिक पदार्थ है। एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण, है ना, जिसका निर्माण कैसे होता है, जीव जंतु तथा पादपों के अपशिष्ट पदार्थों से। जिसका निर्माण जीव जंतु तथा पादपों के अपशिष्ट पदार्थों से हुआ है, अपशिष्ट पदार्थों से हुआ है। जिसका निर्माण कैसे हुआ है, अपशिष्ट पदार्थों से हुआ है। कैसे अपशिष्ट पदार्थों से हुआ है, कैसे, सूक्ष्म जीव के अपघटन के द्वारा, सूक्ष्म जीवी द्वारा अपघटन करके, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन करके, इसको भी लिख देते हैं, अपघटन करके हुआ है। कैसे हुआ है, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन करके हुआ है। जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्व को, जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्व को, मृदा में आवश्यक, है ना, पोषक तत्व को, मृदा में आवश्यक पोषक तत्व को तथा ह्यूमस को प्रदान करते रहता है, प्रदान करते रहता है ना, ह्यूमस प्रदान करते रहता है। और भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है, और भूमि को उर्वर बनाए रखता है, उर्वर बनाए रखता है। भूमि को क्या करता है, उर्वर बनाए रहता है ना। और इसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको नाइट्रोजन मिल जाएंगे, फास्फोरस मिल जाएंगे, पोटेशियम मिल जाते हैं, इसकी प्राप्ति हो जाती है, की प्राप्ति होती है ना, इसकी प्राप्ति होती है। अब पढ़ लेते हैं खाद के प्रकार। क्या पढ़ लेते हैं, खाद के प्रकार। अगला है खाद के प्रकार।
है ना, खाद के प्रकार। तो खाद का पहला प्रकार पढ़ लेते हैं कंपोस्ट। क्या पढ़ लेते हैं? कंपोस्ट। पढ़ लिया जाए? खाद के पहला प्रकार में क्या पढ़ लेते हैं? कंपोस्ट, है ना। तो कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो जितना भी आपके यहाँ से गनौरा उनौरा है सबको एकत्रित कीजिए, है कि नहीं? तो लिख लीजिए, है ना। इसे घास, भूसा, मल, जल, सब्जी का कूड़ा, जानवरों का कचरा, खरपतवार इत्यादि को एकत्रित करके किया जाता है कि नहीं? तो इस बात को हम लिख देते हैं, इसे घास भूसा, इसे घास भूसा, मल जल, कैसे? मल जल, सब्जी का कूड़ा, सब्जी का कचरा कर दीजिए ना, सब्जी का कचरा, है कि नहीं? जानवरों का कचरा, जानवरों का कचरा, और क्या चीज है ना, खरपतवार इत्यादि से तैयार किया जाता है। खरपतवार इत्यादि से तैयार, है ना, किया जाता है। खरपतवार इत्यादि से तैयार किया जाता है ना। इसमें लिखे, इसमें वायुजीवी एवं, लिखिए, इसमें वायुजीवी एवं अवायुजीवी सूक्ष्म जीव, अवायुजीवी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? तो अवायुजीवी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, समझे कि नहीं? और क्या होता है? कंपोस्ट तैयार करने के लिए कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक निश्चित आकार के गड्ढे को कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक निश्चित आकार के गड्ढे, है ना, एक निश्चित आकार के गड्ढे को अच्छी तरह, जो गड्ढा है उसको अच्छी तरह, है ना, लिखिए, अच्छी तरह मिलाए हुए कचरे को, हाथों दुखा गया हो, मिलाए हुए कचरे को, जो कचरा मिला हुआ है उस कचरे को उसमें 3 से 6 माह के लिए, 3 से 6 माह के लिए क्या कर देते हैं? सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और इससे कंपोस्ट खाद की तैयारी हो जाती है, हाथों दर्द कर रहा है ना। कंपोस्ट खाद की तैयारी हो जाती है। तो ये तो खाद के प्रकार में पहला क्या पढ़ लिए? कंपोस्ट। दूसरा पढ़ लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या पढ़ लेते हैं? वर्मी कंपोस्ट। कल हाथ दुखा गया, ठीक ना। क्या पढ़ लेते हैं अब? वर्मी कंपोस्ट। कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है ना? तो चलिए ठीक है, कल पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए हमने पहले ही कहा था कि साइंस कम भूगोल ज्यादा है कि नहीं? ये खेती गृहस्थी वाला चीज है। तो चलिए खाद्य संसाधन पौधे पढ़ लिए, अगला जो आएगा उसमें हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।